नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। बीजेपी ने रामनाथ कोविंद का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ा दिया है। यूपी के रहने वाले और बिहार के राज्यपाल कोविंद उत्तर भारत से एक दलित चेहरा है। इस पर पीएम का मास्टर स्ट्रोक भारतीय राजनीति को चौंकाने वाला है। पहले आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए खासा चर्चा में था। फिर सुमित्रा महाजन के नाम ने भी चर्चा बटोरी। इस निर्णय से लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी में स्थिति को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कोविंद का नाम नीतीश और मायावती के साथ साथ मुलायम सिंह को समर्थन में लाने के लिए पीएम का तुरंत का इक्का साबित हो सकता है। कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चर्चाएं यह भी हैं कांग्रेस मीरा कुमार का नाम आगे बढ़ा सकती है। एनडीए के पास राष्ट्रपति चुनाव से संबंध में तकरीबन 48% वोट है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष के पास 35% वोट है। जाहिर है एनडीए काफी मजबूत है। आंकड़े बताते हैं राष्ट्रपति एनडीए से हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारती है या फिर कोविंद का समर्थन करती है, ये एक बड़ा सवाल है। यही है हमारा आज का विशेष, पीएम का मास्टर स्ट्रोक। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने एक बार फिर चौंकाया। बिहार के राज्यपाल को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित करके मोदी ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में देश की राजनीति को दंग कर दिया। मोदी राजनीति में अपनी सूची वहां से शुरू करते हैं जहां से लोगों के कयासों की सूची खत्म होती है। जिन नामों पर लोग विचार करते हैं, ऐसा लगता है कि मोदी उन नामों को अपनी सूची से बाहर करते चले जाते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी इस निर्णय के लिए बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद स्वयं सेवक हैं। भाजपा के पुराने नेता, संघ और भाजपा में कई प्रमुख पदों पर भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, एसटी प्रकोष्ठ के प्रमुख का दायित्व भी निभा चुके हैं और संगठन की मुख्य धारा की जिम्मेदारियां भी। वो कोरी समाज से आने वाले दलित हैं, यानी उत्तर प्रदेश के दलितों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी। कोविंद को दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता के तौर पर एक अच्छा खासा अनुभव है। सरकारी वकील भी रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जिस तरह की मूलभूत आवश्यकताएं समझी जाती हैं, वो उनमें है। और भी मृदुभाषी है, कम बोलना और शांति के साथ काम करना कोविंद की शैली। कोविंद के साथ नीतीश का तालमेल भी अच्छा है। उत्तर प्रदेश से होना और बिहार का राज्यपाल होना दोनों राज्यों में सीधे एक संदेश देता है। अब वो राष्ट्रपति पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यह ठीक है कि हमारे समाज के कुछ सेक्शंस हैं जिनके प्रति भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की हो, वो दूसरी नजर से देखते हैं। ये उनकी सोच है। यदि बीजेपी व इनका एनडीए इस पद के लिए दलित वर्ग से किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को आगे करते हैं तो ये भी ज्यादा बेहतर होता है। ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। मैं पहले तो कोविंद जी को मैं बधाई दूंगा, कम से कम वो राष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार हुए। बीजेपी से पहले आडवाणी, फिर मुरली मनोहर जोशी और नामों की फहरिस्त बढ़ते बढ़ते सुषमा स्वराज और सुमित्रा महाजन तक जा पहुंची। लेकिन रामनाथ कोविंद के नाम ने सभी को चौंका दिया। मोदी के दिल में क्या है, इस बात को समझ पाना टेढ़ी खीर है। यूपी और बिहार को साधने की एक अच्छी जुगत, नीतीश और मायावती का समर्थन पाने का अच्छा जुगाड़ भी ये फैसला हो सकता है, जिसका फायदा 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को हो सकता है। डेस्क न्यूज वर्ल्ड। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद ही किसी का ध्यान गया हो, किसी ने ऐसी चर्चा भी नहीं की थी। अब वो राज्यपाल हैं बिहार के। नीतीश कुमार को साधने की कोशिश है। मायावती के सामने भी एक दलित चेहरा लाया गया है।
दलित राजनीति करती हैं मायावती, उनके लिए भी एक बड़ा संकोच का विषय हो सकता है। साथ ही समाजवादी पार्टी से भी समर्थन चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं रामनाथ कोविंद, और वहाँ भी एक ऐसा निर्णय जो उनके लिए भी एक धर्म संकट खड़ा कर सकता है। कांग्रेस के लिए भी एक दलित को समर्थन करना कांग्रेस की पुरानी राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि वो अब कैसे इस जो निर्णय किया है भारतीय जनता पार्टी में उसका वो क्या प्रत्युत्तर दें, कैसे जवाब दें, साथ में हो लेंगे या फिर विरोध करेंगे, विरोध में कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन इसको कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये निर्णय है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे नेता को सामने किया है जिनके साथ विवाद का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोसों दूर है विवाद। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हाई कोर्ट दिल्ली में वकील रहे हैं, लंबे समय तक प्रैक्टिस की है, सरकार की तरफ से भी उन्होंने केस लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं, और इतनी सारी चीज़ों के साथ वो फिर वही कहेंगे कि उनके साथ कोई विवाद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को सामने रखा है। शिवसेना ने कुछ नाम सुझाए थे, उन नामों को दरकिनार करके प्रधानमंत्री ने अपने तरफ से, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से एक नाम सामने किया है। कांग्रेस से मिलने गया था जब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, तब कांग्रेस ने कहा था पहले कैंडिडेट तो बताएं, फिर चर्चा करेंगे। अब प्रत्याशी भी सामने है, और अचानक एकाएक ये तो था कि घोषित होने वाला है प्रत्याशी, लेकिन एकाएक ऐसा नाम जो सामने आया है, और उसके सामने आते से ही राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। और सबसे ज़्यादा लाल कृष्ण आडवाणी का भारतीय जनता पार्टी में क्या भविष्य होगा, उसको लेकर भी चर्चा है। लाल कृष्ण आडवाणी एक ऐसे नेता, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2 सांसदों से लेकर यहाँ तक पहुँचाया, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। राम रथ से सर्वाधिक वो चर्चा में आए, पूरा देश उनके पीछे कहीं ना कहीं हो लिया। कई जगह सरकारें बनी, कई जगह सरकारें गिरी भी इन्हीं वजह से, और उनके खिलाफ हाल में ही राम मंदिर मामले में एक जो बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया, उसके मामले में उनके खिलाफ मामला भी चल रहा है। मुरली मनोहर जोशी की भी यही स्थिति है। तो इस तरह से किसी ने सोचा नहीं था कि एक राजनीतिक व्यक्ति सामने आएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा ही नहीं थी। तो हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया, जो राजनीतिक समीक्षक भी हैं, रवि सक्सेना कांग्रेस से, डॉक्टर संतोष मानो मेरे सहयोगी न्यूज़ वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर, माफ़ कीजिएगा न्यूज़ वर्ल्ड के एसिड एडिटर, और साथ ही चेतन सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश सिरोठिया, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को और भारतीय जनता पार्टी की इस नई रणनीति को? देखिए, जो जिस तरह के हालात और परिस्थितियां बन रहे हैं, और भाजपा को ये डर था कहीं ना कहीं कि उसकी कुछ वोट शार्ट हो सकते हैं, तो उन्होंने एक दलित कार्ड को खेलकर और दूसरी विपक्षी पार्टियों को कटघरे में लेने की, अपने घेरे में लेने की कोशिश की है कि विपक्ष की जो यूनिटी है उसको किस तरह टूट सकती है, दलित के नाम पर टूट सकती है। इसलिए उन्होंने दलित चेहरे को चुना। रही बात आप लाल कृष्ण आडवाणी की जो बात कर रहे थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में उनको प्रधानमंत्री के रूप में पेश करके चुनाव लड़ा था। यानी आडवाणी जी ने जो योगदान पार्टी को दिया था उसकी उनको पूर्ति दी, और 2009 में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई। और ये सब भारतीय जनता पार्टी को और संघ को ही पता था कि आडवाणी के नेतृत्व में प्राइम मिनिस्टर बना, उनको पीएम इन वेटिंग करके हम चुनाव नहीं जीत सकते। तो पार्टी ने भी उनके साथ में उतना सेक्रीफाइस किया है। अब तो सवाल इस बात का उठता है कि अगर आडवाणी जी को लेकर इतनी शिद्दत है और वो है, तो विपक्ष को उनको कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी को। तो अगर विपक्ष कर देता है तो भारतीय जनता पार्टी के जिस मास्टर स्ट्रोक जिसको आप कह रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है ये नेहले पे दहला वाली बात हो जाएगी। लेकिन अब ये तो बाकी विपक्षी दलों को तय करना है कि वो क्या करते हैं।
लेकिन फैसला भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सोच विचार के लिया है। अब बारी जो है विपक्ष की है कि वो किस तरह का कैंडिडेट लाती है या नहीं लाती है या क्या करती है। ये इसके लिए हमें 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शुरुआत में जैसे ही रामनाथ कोविंद का नाम शुरू हुआ, नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनका सपोर्ट किया, समाजवादी पार्टी तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट की बात कह चुकी थी। तो अब ये देखना पड़ेगा मायावती क्या एटीट्यूड अपनाती हैं, दक्षिण की जो पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। ममता बनर्जी क्या करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो इसके लिए हमें विपक्ष के जो तथाकथित जो गठबंधन बन रहा था मोदी के खिलाफ, अब उसकी जो है राजनीतिक कला कौशल जो है वो कसौटी पर है। बिल्कुल। चेतन सिंह, देखिए रिजवान भाई, भारतीय जनता पार्टी ने इस हिंदुस्तान के जो एक बहुत ही समय समय पर बात आती है कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ न्याय नहीं हो पाया है, निश्चित रूप से इन सारी बातों को सोचते हुए, समझते हुए उस वर्ग से भी एक सर्वश्रेष्ठ, जिसको संविधान का सारा ज्ञान हो, वर्षों वर्ष उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस की है, राज्यसभा में रहे हैं और इस वर्ग का राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो प्रमुख रहने के साथ साथ सारी उनकी समस्याओं से भली भांति अवगत हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के समय भी उनको अपने उस कार्यकाल का बहुत बड़ा अनुभव है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी बातों को सोचते हुए, समझते हुए उनके नाम को आगे बढ़ाया है और मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान में दलित वर्ग को और पिछड़ों को बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं उनके ज्ञान का अनुभव इस संविधान के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनके नाम पर अभी तक केवल राजनीति में लोग बातें करते थे लेकिन काम नहीं करते थे। ये पहली बार हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी का नाम आगे बढ़ा है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और नाम भी ऐसा है कि कहीं से कोई विवाद नहीं है, वे विवादों से बहुत दूर रहें और निश्चित रूप से आज की राजनीति में एक सर्वश्रेष्ठ नाम पर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने अपनी मोहर लगाई है। बिल्कुल। रवि सक्सेना, आप क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या है, क्या सोच है? जाहिर सी बात है ये निर्णय आपके स्तर पर नहीं होगा, लेकिन कैसे, क्या है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, आज गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो बात कही है, कांग्रेस पार्टी का वही स्टैंड रहेगा। पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति के पद जैसे गरिमामय पद को, जो संवैधानिक पद है, उसको जात समाज में बांटने की बात हो रही है। योग्यता से ज़्यादा जात समाज की बात हो रही है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहली बार मैं सुन रहा हूँ, इतने राष्ट्रपति हमने दिए हैं, 12-13 राष्ट्रपति हुए हैं, उसमें ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि वो जैसे प्रधानमंत्री के लिए या कोई हम मुख्यमंत्री के लिए जो चेहरे प्रोजेक्ट करते थे उसमें जात समाज की बात करते थे, अब ये बात जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। इस तरह की परंपराओं से बचना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो देश का गौरव होते हैं। तो अगर वो किसी दलित वर्ग या किसी ऐसे वर्ग की बात हम करने लगेंगे तो जिसको कि सब वर्गों के साथ न्याय करना है, हर जात समाज के साथ न्याय करना है, हर व्यक्ति के साथ न्याय करना है, उसको अगर हम जात समाज के दायरों में अगर बांध देंगे, वो इस संकुचित और संकीर्ण विचारधारा में अगर हम बांध देंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी या जो समझदार दल हैं, जो दल देश के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, संविधान के बारे में सोचते हैं, वो इस तरह के संवैधानिक पद पर, जो कि देश का सर्वोच्च पद है, उस पर अगर जात समाज की बात करके किसी व्यक्ति को लाया जा रहा है तो मैं समझता हूँ उसका कोई समर्थन करना मुझे नहीं लगता कि कोई न्याय उचित होगा। संतोष मारा, क्या कहेंगे आप? जी, पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी ही बेहतर समझ सकते हैं। हवा में कितने नाम थे आप देखिए, कभी सुमित्रा महाजन, कभी सुषमा स्वराज, कभी थावरचंद गहलोत, कभी द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड की राज्यपाल हैं, तरह तरह के नाम। और जब नाम सामने आया तो बिल्कुल इस सूची से अलग का नाम, चौंकाने वाला नाम, रामनाथ कोविंद कहीं नहीं थे, उनका नाम कहीं नहीं था। तो जो मोदी सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको पढ़ पाना
बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा कि मोदी को मोदी ही चाहे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में अनेक योग्य लोग होते हैं। सुषमा स्वराज भी योग्य हैं, सुमित्रा महाजन भी योग्य हैं, थावरचंद गहलोत भी योग्य हैं, द्रौपदी मुर्मू भी योग्य हैं। अब उन योग्यों की जमात में से, योग्य लोगों की जमात में से एक योग्य को चुना गया है। रामनाथ जी को किसी समाज, किसी कोली समाज, किसी कोली समाज या किसी वर्ग से जोड़ना ठीक नहीं होगा। वो योग्य आदमी है और यह अलग बात है कि उनके कारण कई योग्य लोग छूट गए। राष्ट्रपति का पद एक ही होता है, किसी एक को ही चुना जाना था और रामनाथ कोविंद अच्छे आदमी हैं, निर्विवाद आदमी हैं। मैं अभी एक सीनियर जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि यह पहली बार है देश में कि एक अनाम को राज्यपाल बनाया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता, वह अनाम नहीं है। उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, वो ज्ञानी आदमी है, पढ़े लिखे हैं। अगर आप उनके अतीत में जाए, इतिहास में जाए, तो उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। उनका रैंक पीछे था, इसलिए उन्होंने यूपीएससी ज्वाइन नहीं किया। मोरारजी देसाई जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तब वे उनके निजी सचिव थे। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है। बीजेपी में वो बहुत बाद में आए हैं, 1994-95 में वो बीजेपी में आए हैं। बीजेपी ने उन्हें 2 बार राज्यसभा में भेजा है, 2 बार वे राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे हैं। भाजपा के दलित मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता रहे हैं और पिछले 2 साल से 1915 से बिहार के राज्यपाल हैं। अभी जब उनका नाम सामने आया तो मैंने बिहार के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से बात की। मैंने पूछा कि कोविंद जी का कैसा बैकग्राउंड रहा, 2 साल में क्या उन पर कोई विवाद का छींटा है। तमाम पत्रकारों ने कहा कि नहीं, राजभवन बिल्कुल पाक साफ है, उन पर कोई दाग नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है। तो जब ऐसे में आप देखेंगे तो आप ये मान सकते हैं कि एनडीए ने एक सही चेहरा चुना है। इसमें राजनीति भी है, जैसा होता है कि अब विपक्ष के सामने बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और आप तक भी खबर पहुंची होगी कि नीतीश कुमार ने, बिहार के राज्यपाल ने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया है। इसका मतलब यह होता है कि एनडीए को अपना राष्ट्रपति बनवाने के लिए जो थोड़े वोट घट रहे थे उसकी पूर्ति अब नीतीश कुमार के रूप में हो गई है। यानी रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो गया है। जी रहे हैं पूरे देश से। अगर हम बात करें तो अन्य दलों के किस किस तरह की खबरें आ रही हैं उनकी तरफ से? जी मैंने पूछा उनसे, जो बिहार के पत्रकारों से मेरी बात हुई, कि लालू यादव की क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की प्रतिक्रिया नहीं आई है, शायद शाम तक आ जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने खुलेआम मीडिया के सामने रामनाथ कोविंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि योग्य आदमी है और सही चुनाव एनडीए का है। मुझे लगता है कि रामनाथ कोविंद का विरोध करने के लिए दक्षिण के दल हों, दक्षिणी राज्यों के दल हों या दूसरे दल हों, विरोध करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मायावती जरूर कुछ उल्टी सीधी बातें कर रही हैं कि एनडीए ने बीजेपी के नेता को चुना जो राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे, किसी दूसरे दलित नेता को चुनती तो मैं समर्थन करता। ये सब बहलाने वाली बात है, मायावती की बात है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत कुछ विरोध करने के लिए विपक्ष के पास नहीं है। बिल्कुल। राज सोडी, आप क्या कहेंगे इसको देख के? मास्टर स्ट्रोक पर सब लोग चर्चा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, फैसला बिल्कुल अच्छा है और रामनाथ कोविंद जो है ना, वो बहुत पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, कानून की जानकार हैं। मैंने यूँ भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल के उनको अपना बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर में खड़ा करने की कोशिश करे, वो एक अपने उनके सोचे समझे वो हो सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। विपक्ष के पास में बहुत धर्म संकट की स्थिति बन गई है। और ये बात भी तय है कि रामनाथ कोविंद के आने से, जैसा मानव जी बोल रहे हैं, जो यूपीए के घटक दल हैं या जो एनडीए के विरोधी दल हैं, उनमें सेंधमारी तो भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर का कोई सेंधमारी करना है तो उनको कुछ अडवाणी जैसा कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना, सुपर स्ट्रोक लाना पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। रवि सक्सेना, देखिए, मैंने तो ये पहले ही आपको कहा कि उनका जो अतीत है वो सबके सामने है। वो जिस तरह से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड से आए हैं। पहले समाजवादी थे, फिर बाद में जो है मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसके अंदर भी उनके पर्सनल सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। तो उनकी, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज भी रहे, अभी राज्यपाल हैं और यहाँ पर कानपुर से आते हैं, एक समाज से आते हैं। तो उनके बारे में जिस तरह का बैकग्राउंड है उसको देखते हुए
ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुना है, वो उनका अधिकार है और उनके पास अभी बहुमत है। अब सब दल जिन्होंने 15 दल जिन्होंने सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एकजुट होने की बात की है, अब वो विचार करेंगे, विचार करके देखेंगे कि वास्तव में हमें क्या करना है। और जैसा कि अभी राजेश रोढ़िया जी ने कहा कि जो सबसे बड़ा बात है वो ये है कि अब लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हैं उनके प्रति अब क्या रुख अख्तियार करती है भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल, क्योंकि निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय तो लगातार हो रहा है। और जब से मोदी सरकार आई है तब से जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ है, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है, जिस तरह से जसवंत सिंह जी के साथ हुआ था, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने जो वरिष्ठतम नेता हैं, जो इनकी बुनियाद थी, जिसके ऊपर कि आज भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से लेकर 285 सीट तक पहुंची है, उनकी बुनियाद की बहुत चिंता हो रही है आज आपको। उस बुनियाद को ही वो जो है समाप्त करने पे लगे हैं। तो ये इमारत कितने दिन रहेगी? ऐसा पहले भी हुआ है, जब लाल कृष्ण आडवाणी और जब अटल बिहारी जी की सरकार थी उस समय भी शाइनिंग इंडिया और फील गुड और दिस एंड दैट बहुत सारी बातें इन लोगों ने की थी और बाद में देश की जनता ने जिस तरह के उनको सबक दिया था और 10 साल तक उनको सत्ता से बाहर रखा, लगता है मोदी जी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए राजेश रोढ़िया, एक बार आपके पास फिर लौटता हूँ। ये कैसे देखते हैं आप, अगर विपक्ष कोई एक साझा उम्मीदवार जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जैसा कोई नाम सामने लाता है? नहीं, जाहिर सी बात है, ये चुनाव किस तरह से होते हैं उसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा अगर आप उसका। नहीं, प्रक्रिया तो कुछ नहीं है। अगर कोई दूसरा विपक्ष की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं होगा तो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। अगर वो आता है, कोई कैंडिडेट आता है, और जैसा कि मैं आडवाणी जी की बात कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आडवाणी में भी भाजपा के अंदर सेंधमारी करने की दम है, तो आडवाणी जी तो सेकुलर हो ही गए, जिन्ना की मजार पर जो है जाके जो है वो अब उनको अब विरोधी दल जो है ये तो नहीं कह सकते कि वो साहब वो कम्युनल है। ठीक है, एक मुकदमा जरूर चल रहा है लेकिन वो अंडर ट्रायल है, तो इसलिए नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वोटिंग होती है तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वोट गोपनीय रहता है, तो आप ये इसमें व्हिप भी जारी नहीं होता है। तो अब और सारे वोट वैल्यू सबकी है, हर स्टेट के विधायक की वोट वैल्यू है, हर राज्यसभा और लोकसभा सांसद के अपने वोट की वैल्यू है। तो उस हिसाब से जो करीब 17 लाख के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी के पास कम पड़ रहे थे। अगर शिवसेना उनके साथ में इंटैक्ट रहती है तो अब ये देखने की बात है कि शिवसेना भी क्या करती है और बीजू जनता दल से क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें नीतीश कुमार अगर कह रहे हैं तो नीतीश कुमार का तो सहयोग मिल जाएगा, और नीतीश कुमार तो पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो लालू यादव के साये से मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं। हो सकता है वो इसी को एक अवसर बना के अपना वो करें। लेकिन जब भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो लालू का है उसके पास सीट संख्या ज़्यादा है नीतीश कुमार से, ठीक है, और कांग्रेस तो है ही, वहाँ पर कांग्रेस भी अच्छी सीटें लेकर आई थी। तो ये लोग तो साथ नहीं आने वाले, मुझे नहीं लगता। और हो सकता है कि अब ये इसी बात से जो है अब वहाँ बिहार में फिर कोई कॉम्बिनेशन बन जाए नया कि नीतीश कुमार की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चलने लगे, तो मुझे कोई हैरत नहीं होना चाहिए। लेकिन मायावती के सामने बहुत मतलब ख़राब स्थिति बन गई है कि अब वो अगर समर्थन करती हैं तो उनको नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर नहीं करती हैं तो भी नुकसान है। सांप सचुंदर की स्थिति हो गई उनकी, सांप सचुंदर वाली स्थिति हो गई। चेतन सिंह आप हमारे साथ जुड़े, संतोष मानव हमारे साथ जुड़े, रवि सक्सेना आप हमारे साथ जुड़े और राजेश रोढ़िया आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि इसे पीएम का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, उसके तौर पर देखा जा रहा है। अब एनडीए अपने कैंडिडेट को हर हाल में जिताना चाहती है, समर्थन भी उनकी तरफ होने लगा है, लेकिन विपक्ष अपनी एकजुटता को इसमें बरकरार रख पाएगी कि नहीं। हाँ, नीतीश कुमार जैसे बड़े सहयोगी कहीं न कहीं दूर छिटकते नज़र आ रहे हैं विपक्ष के इस अभियान से, लेकिन फिर भी देखना ये होगा, इसलिए कि ये लोकतंत्र है, सियासी जंग भी है। राष्ट्रपति के चुनाव को इससे दूर रखने की बात हमेशा की जाती है, लेकिन उसके अपने मायने होते हैं। कोई दलित लाता है, कोई अल्पसंख्यक लाता है, कोई महिला लाता है, और उसके मायने होते हैं, और आजीवन उसका श्रेय भी वही लेता है। तो ये कहा नहीं जा सकता कि इसको राजनीति से परे देखना चाहिए, दूर देखना चाहिए। कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।